मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। हरिवंश राय बच्चन जी ने सही कहा है ना। सत्य बोलने वालों के पीछे हमेशा ही झूठ बोलने वाले शत्रु बन के पड़ जाते हैं, और वो भी हाथ में पत्थर लेके। लेकिन अगर वो झूठ का राह नहीं छोड़ते तो हम सत्य पथ से क्यों भागे, है ना। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैंने आप सबको बहुत 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 मिस किया, मेरे हम ख्याल दोस्त। हमारे इस पंचायत के ब्लॉग के सभी सदस्य हैं, एक परिवार की तरह हम मिलते रहे हैं, साथ में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते रहे हैं, बातें करते रहे हैं और कुछ कुछ गपशप भी करते रहे हैं, है ना। तो मैं कहाँ थी इतने दिन, क्यों नहीं आई, उसके बारे में फिर बात करेंगे। अभी तो जब आ ही गई हूँ आपसे बातचीत करने, शुरू करें अपनी पंचायत। तो आज कुछ बातें हो जाए हमारी पंचायत में, क्यों, क्या ख्याल है। मौका भी है और दस्तूर भी। क्या कहा कि हम होते कौन है पंचायत करने वाले, मतलब कि आप हम सब कौन होते हैं पंचायत करने वाले। हाँ, तो भैया हम हैं जनता जनार्दन। तो जानते हैं ना कि जनता जनार्दन सबसे बड़ी कोर्ट होती है, सबसे बड़ी सभा होती है, क्योंकि उसमें हम सब आम इंसानों के दिल की बात छुपी होती है। ठीक कहा ना मैंने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोई पंचायत शुरू नहीं होती है चाय के बिना। तो चाय बिना चैन कहाँ रहे, है ना। और बहुत अरसा हो गया कि आप लोगों के साथ, मेरी प्यारी प्यारी बहनें और आई थिंक भाई भी हैं शायद गिने चुने, लेकिन ज़्यादातर इस पंचायत में मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें हैं, उनके साथ बैठकर चाय पिए हुए एक अरसा हो गया। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने आप सबको कितना ज़्यादा मिस किया, कितना ज़्यादा याद किया, बहुत याद किया। लेकिन कई वजूहात की वजह से व्लॉग नहीं बना पाई। तो आज जैसे ही मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैं चली आई आपकी तरफ बाहें खोल कर अपनी। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन वंदना, वो तो हमारी पंचायत में चाय बनाने वाली एक परमानेंट रसोइया है। क्यों वंदना, खुशी खुशी चाय बनाती है और सबको पिलाती भी है। तो आज भी पिलाओगी ना। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि जो पिछली पंचायत थी उसमें हमने दो अपने सदस्यों को चाय की जिम्मेवारी दी थी कि सबको चाय बनाकर पिलाए वो। ठीक है ना, याद है आपको। तो वो है स्वाति प्रिया और संध्या जिमी। चलो स्वाति और संध्या, बनाओ चाय इलायची और अदरक डाल के और सबको दो। मिट्टी के कुल्हड़ों में हो जाए तो और भी मज़ा आ जाए, है ना। तो नेक्स्ट पंचायत में चाय बनाने की जो जिम्मेवारी है वो हम दे रहे हैं पानी पूरी। यही नाम है, क्या करें, पानी पूरी को और हफीजा मोना सहर को। तो अगली बार आप दोनों चाय पिलाइएगा हम सबको। छोटी बहनें हो ना, तो बड़ी बहन होने के नाते मेरा तो ये हक बनता है कि आप सब पर चाय पिलाने का हुक्म जताओ। प्यार करते हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ हक भी होता है ना, होता है ना। चलो किसी दिन मैं ही पिलाऊंगी आप सबको चाय। तो चलो शुरू करते हैं। अपनी प्रकृति से, अपने यूनिवर्स से हम जो भी ईश्वर के साथ संबंध रखते हैं, जिस तरह से भी, उनसे मांगे। ओम अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। यानी कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चले। हम जिंदगी में जो भी कलेश है, जो भी कलह है, जो भी तड़प है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उनसे प्रकृति की तरफ चले, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी है, ख्यालों की, विचारों की और हिम्मत की, है ना। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, हम जैसे जो आम सोच रखने वाले इंसान होते हैं, जो सच बोलने वाले लोग होते हैं, वो सार्केस्टिक नहीं हो सकते या मजाक नहीं कर सकते। इस पंचायत का मकसद ही यही है, जो भी सच बोलना चाहें इस पंचायत में खुलकर बोले। और अगर सार्केस्टिक भी होना चाहे तो हो सकते हैं, क्योंकि सार्काज्म में एक सच छुपा होता है। हाँ, वो सच थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ होता है, पर इसमें बुराई भी क्या है। तो आज बात करेंगे हम अपनी पंचायत में फैज़ा बेगम के फर्जंद, यानी फैज़ा बेगम के बेबी की मुंह दिखाई का जो कैंपेन हुआ है ना, ये, और उसकी प्रेगनेंसी की कुछ सच्चाइयाँ, अटकलें जो कि हमें समझ आ रही हैं अब, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तैयार है हम। चलिए फिर, तो सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं उन सब वेले ब्लाइंड इब्राहिम फॉलोअर्स को जिनको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का बहुत ज़्यादा शौक है।
और इन ब्लाइंड फॉलोअर्स के घर चाहे खुद के रोटी ना पके, लेकिन मजाल है कि वो इब्राहिम्स के यहाँ रोज की केक कटाई में ताली बजाने ना पहुंच जाए। कमाल है, ये तो उनका सबसे पहला काम है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है ना। तो उन सब वेले चमचों को मुबारक हो भाई कि उनकी बहू बेगम, उनकी फैज़ा बेगम आखिरकार बन ही गई है अम्मी जान, और छपरी गुलफाम बन गए हैं बड़े भैया, आई मीन अब्बू है ना, यही बने हैं ना वो। और अब इंशाल्लाह फैज़ा बेगम का यही लाडला एक दिन अपनी अम्मी जान को रखेगा नीचे वाले घर में, और अपने छपरी पापा जी को रखेगा अपने साथ अलग घर में। यही तो परंपरा है ना इब्राहिम खानदान की। और अब तो मुंह दिखाई भी हो गई लला की, है ना। सोहर बिठाए किसी ने, सोहर। अरे जनाब, हमारे उत्तर प्रदेश में जब बच्चा होता है, जब नवजात शिशु आता है माँ के साथ घर पे, तो शगुन किया जाता है। ढोलक पे औरतें बैठ के शगुन के गाने गाती हैं, बच्चे की माँ की लंबी उम्र, उसकी सेहत की, उनके अच्छे भविष्य की कामना करती है। उसे सोहर मनाना कहा जाता है। और आप सबको तो पता है कि फैज़ा बेगम चाहे अपने रब को नाराज़ कर दे, वो अपने इन ब्लाइंड फॉलोअर्स को कभी नाराज़ नहीं कर सकती। उनको तो उसको उंगलियों पे नचाना अच्छी तरह आता है ना। इन भला फैज़ा बेगम ऐसे रिवाज करने की जरूरत कैसे करती है? अरे हाँ, मेरा मतलब सोहर बिठाने के या बच्चे के नज़र उतारने के या शगुन मनाने के हिंदुस्तानी तरीकों से क्यों करती भला ये? ऐसा करने पर उनके फॉलोअर्स हैं वो नाराज़ होकर अस्तगफुरुल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ना करने लग जाते कि दुल्हन बेगम ये कैसे हिंदू वाले रिवाज कर रही हैं। मुझे सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात पर हुई कि जब ये नल्ला जुल्फों वाला गुलफाम अपनी ही बहन की शादी में गाँव गया था, तो मैडम ने दुनिया भर के तामझाम कर दिए थे, ढोल बजवा दिए थे, देगे चढ़ गई थी, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। याद है ना आपको, जिसकी शादी में, अपनी ही बहन की शादी में गया था, उसको तो किसी ने पूछा ही नहीं, लेकिन सारे के सारे जनाब की जी हुजूरी करने में लग गए थे, और वो सब फैज़ा बेगम का किया धरा था। याद है ना आपको। लेकिन ये क्या हुआ, जब इस इब्राहिम खानदान के घर के पहले बच्चे को लेकर माँ घर आई, तो ढोल बजना तो दूर की बात, किसी ने ताली भी ना बजाई। शंख नाद तो खैर कहाँ ही करेंगे ये लोग, नजर तक ना उतारी दरवाजे पर माँ बच्चे की। नल्ले जुल्फों वाले गुलफाम के गांव में आने पर बजे ढोल, और फैज़ा बेगम बच्चा लेकर आई अस्पताल से, तो सबका डब्बा गोल। और जो एक बात है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली जो ये शर्मीली दादी जान है ना, उनके घर का तो ये पहला ही पोता था ना, तो ना किसी ने पढ़ के कुछ फूंका और ना ही किसी ने नजर उतारी। और अजान तो कान में क्या ही पढ़कर फूकी होगी। ये जो इन्होंने कहानी बनाई है कि बच्चा NICU में था, हमारे पास एक भी तस्वीर नहीं थी शुरू के दिनों की। ये इब्राहिम जो भी करते हैं ना, साफ साफ स्क्रिप्टेड होता है जी। ये फैज़ा बेगम एक अच्छी एक्टर ही नहीं, अच्छी राइटर भी हैं। हर वक्त व्लॉग्स खुलते ही सब अपने बिजनेस में लग जाते हैं बस। तो चलो मान लिया कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली जो ये शर्मीली दादी हैं, उनके यहाँ रिवाज नहीं है आरती उतारने का, लेकिन नानी भी तो वही थी ना, और वो तो अभी तक हिंदू ही है, तो उन्होंने भी अपने नाती की नज़र नहीं उतारी, ना ही आरती उतारी, ना ही दरवाजे पर तेल डाला जो कि हमारे यहाँ रिवाज है, कुछ भी नहीं करा। चलो माना कि नानी का भी ये पहला नाती नहीं था। हाँ, उनकी और भी बेटियां हैं, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं व्लॉग्स में। वैसे एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, और मैं जानती हूँ कि आप सबके दिल में भी वो बात ज़रूर होती होगी, है ना। ये जो ये फैज़ा बेगम की माँ है, वो सिर्फ एक कोने में चुपचाप फूलदान बनी बैठी रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, बस उनका इतना सही रोल है। उनको इतनी स्क्रिप्ट दी गई है, जब उनको बोलने को कहा जाए बस तभी बोलते हैं वो भी गिने चुने अल्फाज कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी टेस्टी। खैर वो भी डर डर के रहती हैं कि कहीं थोड़ा सा भी हिंदू पना दिख गया, या थोड़ा सा भी उनका नल्ला जो दामाद है वो उनसे नाराज़ हो गया, तो भैया नए नए सूट मिलने बंद हो जाएंगे, और हो सकता है उनकी बेटी की ये शादी भी ना चले। तो क्या करे, माँ को उनकी हाँ में हाँ तो मिलानी पड़ती है ना। तो नल्ला नल्ली की तो शर्त ही यही है कि जब भी उनके व्लॉग में अगर आना है तो मुंह तभी खोलो जब उनकी जय जयकार बोलो। पर भैया ये जो भी लोग हैं ना बैकग्राउंड में, मेन तो नल्ला नल्ली है ना, उनके पीछे जितने भी लोग हैं बैकग्राउंड में, ये सब बहुत ही सस्ते में खरीदे गए हैं जी। जब भी फैज़ा बेगम को लगता है ना कि उनके परिवार में से सबकी या किसी की भी ज़रा सी भी चमचागिरी कम हो रही है, तो बस
मैडम करती हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट, करवाती हैं अपनी गाड़ी स्टार्ट और पूरे कुनबे को लेकर निकल पड़ती हैं कहाँ? अल्लाह कलेक्शन, भगवान कलेक्शन। थोक के भाव खरीदते हैं वहाँ चिंदी सूट और मारती हैं हर एक के मुंह पे देकर और फिर कहती हैं कि करिए करिए चमचागिरी रिन्यू। बस इतने सस्ते में बिक जाते हैं रिश्ते। इन लोगों को रखा हुआ ही इसीलिए बैकग्राउंड में कि सबसे पूछा जाए ये कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, ये कैसा लग रहा है, ये घर कैसा लग रहा है, ये नई गाड़ी कैसी लग रही है, और उन सब का सिर्फ एक जवाब होना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बस कैमरा घुमा देते हैं हर एक के मुंह पर और उनका रटे रटाए स्क्रिप्टेड जवाब आ जाता है सामने। घर कम और सर्कस का माहौल ज़्यादा लगता है। और एक बात, बच्चा जब घर पर आया, भैया हम सब लोग भी एक आम घरों से हैं, जब घर पे एक भाभी बहन बेटे या बहू कोई भी बच्चे को पहली बार लेकर घर आती है तो माहौल ही अलग होता है, एक खूबसूरत सा नाजुक सा प्यारा सा इमोशनल माहौल बन जाता है। लेकिन जब ये मैडम फैज़ा बेगम अपने नल्ले छपरी जनाब के साथ लेकर आई बच्चों को पहली बार, ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो छोटी छोटी बातों पे केक कटाई कर लेते हैं, जुल्फों वाले गुलफाम का हेयर कट अच्छा हुआ तो केक कट जाता है। ये वही लोग हैं जिनके बच्चे के आने पर बस कमरे में ऐसे भूत बन के खड़े थे, उन्होंने बोला कैमरा लाइट एक्शन और बस मैडम खुद आ गई अंदर। लेकिन बस एक बात जरूर नोटिस करी मैंने कि जब बच्चे को गोद में लिया उनके दादा साहब ने, अपने पोते को पहली बार गोद में लिया दादा साहब ने, तो रो पड़े थे वो, आपने भी देखा होगा ना। मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि यही सोचकर रो पड़े होंगे वो, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य दिख गया होगा कि जिस तरह मेरे बेटे ने अपनी दादी को गांव में अकेले मरने दिया बिना तीमारदारी के, बिना इलाज के, जबकि वो यहाँ बॉम्बे में रह रहे थे, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब उनकी दादी जिस तरह बिना तीमारदारी के मरी, उन्हें अपना भविष्य नज़र आ रहा होगा कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो, हमारा पोता आ गया है, कहीं अब हमारी बहू बेटा भी हमारी वही दुर्गत ना करें जो हमने अपने बुज़ुर्गों की है। क्या ख्याल है आपका? सांच को आँच नहीं। तो भैया हमारे बुज़ुर्गों ने सच ही कहा है ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। कड़वी बात है, सच हज़म नहीं होता, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना। हम तो कहने से बाज नहीं आएंगे ना, हम तो ढीठ पंचायती हैं, ठेठ देसी, है ना। तो चलिए अब आ जाते हैं इस सेंचुरी की सबसे बड़ी घटना जी, फेस रिवीलिंग ऑफ द बेबी। तालियां हो जाए जरा, हो जाए तालियां। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद। फैज़ा बेगम और छपरी जनाब ने सोचा था कि ये इस सेंचुरी की, इस युग की सबसे बड़ी घटना होने वाली है ना। और जिस तरह से इन्होंने हाइप बांधा था कि हम अभी चेहरा नहीं रिवील कर सकते, हम ये चेहरा रिवील नहीं कर सकते, इवन बिगर देन G20 इन अवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो G20 हुआ था उससे भी बड़ी खबर इन्होंने ऐसे बना दी थी, चंद्रायन से भी बड़ी घटना। हाँ, लेकिन नतीजा, उफ क्या तबाही मच गई फेस रिवीलिंग पोस्ट पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्यूट है बच्चा, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल अपने अम्मी जान पे गया है, बिल्कुल अपने अब्बू जान पे गया है, ना 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 भुआ पे गया है, ना 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 नानी पे गया है, ना 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 नहीं नानी पे किसी ने नहीं कहा, दादी पे गया है, अरे नहीं अपने दादा जान पे गया है, बिल्कुल लल्ला, है ना। अरे नहीं नहीं, डबल चिन तो बच्चे की उसकी अम्मी पे गई है। पोलाइट होना अच्छी बात है, लेकिन चमचागिरी करना एक अलग ही दर्जे की कला है जो इन नल्ला नल्ली यानी कि इब्राहिम के चमचे जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आती है। ताज्जुब की बात यह है कि सच्चाई सबको दिख रही थी, लेकिन कोई भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और अस्तगफुरुल्लाह, अगर किसी ने गलती से सच बयान कर दिया, किसी ने कोई जेन्युइन कमेंट कर दिया, तो बस हो गया तूफान, मच गई तबाही, आ गई कयामत। अगर किसी साफ गो इंसान ने अपनी सच्चाई बयान कर दी कि मुझे नहीं लगता कि बच्चा क्यूट है, या मुझे लगता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम, ये सब कमेंट लोगों ने किए थे, जो कि बहुत ही एक नॉर्मल बात है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली मदर जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनके बच्चों में ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो भी सच कह रहा था, जिसने भी सच कहने की गलती कर दी थी, उन सबके पीछे पड़ गए कि हाउ डेयर यू से, हमारे भाईजान भाभी जान उनका इतना खूबसूरत सा बच्चा है और तुम जैसे कमीने लोग आकर यहाँ पर इस तरह के कमेंट करने लग जाते हो। इतनी भर भर के बद्दुआएं दी, यहाँ तक कि कब्र के अजाब की बद्दुआएं तक दे डाली। कौन समझाए इन जाहिल फॉलोअर्स को कि हम जो बुत परस्त हैं, हमको दफनाया नहीं जाता, हमको अग्नि के सुपुर्द किया जाता है, हमारा अग्नि संस्कार किया जाता है।
तो जो कब्र के अजाब का डर दिखा रहे हैं वो तो उनको ही है, क्योंकि उनको ही दफनाया जाता है, तो खुद ही अपनी बद्दुआओं को अपने सर ले रहे थे वो, है ना। खैर, कौन दिखाए रहा आँख के अंधों को। चलो हम बुत परस्तों को तो छोड़ो, हमारे मैसेजेस की तो जो ऐसी तैसी करी उन्होंने। लेकिन अगर किसी पढ़े लिखे एक समझदार मुसलमान इंसान ने अगर जेन्युइन अपना कमेंट लिख दिया कि देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट बेबी, और बेबी अपने माँ बाप की तरह नहीं दिख रहा है, इतने सिंपल से कमेंट्स के पीछे पड़ गए वो हाथ धोकर कि तुम मुसलमान होकर उन इन अच्छे मुसलमानों की बारे में ऐसी बुरी बात कैसे कह सकते हो। अरे भैया, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें एक सेलिब्रिटी के जो भी शोशेबाजी कर रहे हैं उनके बारे में एक अपना सरल सा पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली बात है। हर एक को एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर एक को आज़ादी है। इसमें मजहब को घसीट के लाकर आप अपना ही जाहिलपन दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे देश की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश की गारिमा या हमारे देश की किसी भी तरह की सफलता को गालियां देने से पहले ये लोग एक पल को नहीं सोचते। सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़े दुख की बात है कि अगर अपने देश के बारे में कोई गलत कहे तो ये लोग कभी खड़े नहीं होते। लेकिन अगर ऐसे सेलिब्रिटीज फैज़ा बेगम और जुल्फों वाले गुलफाम के बारे में, जिन्होंने अपनी खुद की ज़िंदगी प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए रखी हुई है, अगर उसके बारे में कोई सच्चा कमेंट भी कर दे तो ये लोग बावले बन के, उसका खून का प्यासा बन के पीछे भागने लग जाते हैं, उनके हर तरफ से धुआं निकलने लग जाता है। जब फैज़ा बेगम और गुलफाम जैसे डबल स्टैंडर्ड वाले सेलिब्रिटी अपने ही बच्चे को एक प्रोडक्ट की तरह मार्केट में लॉन्च करेंगे तो रिव्यू सुनने की भी कुव्वत उनमें होनी ही चाहिए। आई जेन्यूनली फेल्ट दैट कि बच्चे में कोई हेल्थ इशू है। द वे बच्चा रिएक्ट नहीं करता ज़्यादा, या जिस तरह से वो देख रहा था, या जिस तरह से उसका फिजिकल अपीयरेंस था, उसे देख के लग रहा था कि दे मस्ट भी कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं, मे बी डाउन सिंड्रोम। और बजाय कि अपने बच्चे को मार्केट में इस तरह पब्लिसाइज करने के, अपने बच्चे की सेहत पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए जो कि सब लोग लिख रहे थे। कोई एक आधा नहीं, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे इंसान जो कि सच बोलने की भी हिम्मत रखते हैं, वो ये जेन्युइनली शेयर कर रहे थे कि बच्चे के साथ कोई इश्यू लग रहा है। और ये बात भी सच है कि बच्चा किसी भी एंगल से अपने माँ बाप का नहीं लग रहा। कि मैच्योर एज में जब एक प्रेगनेंसी होती है और ऊपर से जेस्टेशनल प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें अगर ख्याल ना रखा जाए तो बच्चे में काफ़ी एबनॉर्मैलिटीज़ आ सकती हैं। ऑन टॉप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इस अक्लमंद, बहुत ज़्यादा समझने वाली खुद को फैज़ा बेगम, बहुत चतुर चंट स्मार्ट समझने वाली फैज़ा बेगम है भी वैसे, कभी अपनी दादी नानी से सलाह नहीं लेनी थी, ना ही किसी से कुछ पूछना था, वो खुद ही सब कुछ जानती हैं, सर्वज्ञ हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी हरकतें दिख ही रही थी। बाहर का केमिकल युक्त खाना मंगवा के खाना, रोड साइड पे खड़े होके तरह तरह के मेयोनेज़ युक्त चिकन सैंडविचेस खाना, तामसिक स्वाद रखना, अध्यात्म की तरफ जरा भी ध्यान नहीं रखना। हमारे बुजुर्गों ने अगर कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा है। सदियों से चली आ रही परंपरा में कुछ वजन होता है, कुछ मायना होता है। हमारे घर की दादी नानियाँ, हमारी माता पिता हमें जो भी कुछ कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो उनका खुद का भोगा हुआ होता है, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान लिया हुआ होता है। हमारे बुजुर्ग प्रेगनेंसी के दौरान हमें ये सलाह देते हैं कि हम अच्छी सोच रखें, सात्विक भोजन खाएं, अच्छी तस्वीरों को देखें, अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, कुछ भी ऐसा करें जो सात्विक हो, जो आपको पॉजिटिव रखे, जो कि कुछ कंट्रीब्यूट करे आपके गर्भ की तरफ। लेकिन ये जो हमारी ऑल नोइंग फैज़ा बेगम है, जो सब कुछ जानती हैं, उनको सब कुछ पता है, उन्होंने क्या किया? शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान रखा, बाहर का खाना खाना, बाहर जाके शॉपिंग करना, अपने व्लॉग में प्रोडक्ट्स बेचना, और तो और लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान पानी पी पी कर कोसा है मैडम ने, याद है ना आपको उनका वो टैंट्रम थ्रो करना। इसके अलावा अपने मदारी के आसपास नाचना बंदरिया की तरह, है ना, यही किया उन्होंने प्रेगनेंसी में। तो और क्या नतीजा होगा भाई? होने वाली माँ जैसा खाएगी, जैसे विचार रखेगी, उसकी संतान वैसी ही होगी। और मेरा जो कमेंट था उन्होंने अपनी पोस्ट से डिलीट कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सच सुनना इतना आसान तो नहीं होता ना। वैसे मेरे उस कमेंट पर जाहिल लोगों का जो कारवा चढ़ गया था वो तो अलग बात है, लेकिन 400 लोगों ने मेरे कमेंट को लाइक किया था डिलीट होने से पहले। तो इससे पता चलता है कि कितने लोग हम ख्याल हैं, लोग कितना एक जैसा सोचते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह से लोग उसके पीछे पड़ जाए लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, हमें सच कहना है तो कहना है।
भैया चाशनी में डुबो डुबो कर झूठ तो हमसे बोला नहीं जाता और ना ही चमचागिरी करी जा सकती है। हम अलग ही मिट्टी के बने हुए लोग हैं। आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ अब्यूज। मुझे किसी तरह के अब्यूज को मैं सपोर्ट नहीं करती, ना ही बदजुबानी को सपोर्ट करती। लेकिन कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस तरह से आपसे जो जुबान में बात करे उस इंसान को उस जुबान में बात समझाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस तरह फ्रेंच लोगों को सिर्फ फ्रेंच समझ आती है, तो इन जाहिल लोगों को उनकी ही जुबान समझ आती है ना। और हाँ, मैं ये भी कह रही हूँ कि ठीक है, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा कटु शब्द भी इस्तेमाल करे, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट हर एक का हक बनता है, एज लॉन्ग एज वो किसी को हर्ट ना करें, जेन्युइनली मतलब हर्ट ना करें। सच बोलना एक अलग चीज़ होती है। लेकिन कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा। कई लोगों ने लिखा कि बच्चा उनका है ही नहीं, उनका बच्चा लग ही नहीं रहा, बच्चा नाइजीरियन लग रहा है, ड्वार्फ लग रहा है। किसी किसी ने तो लिखा कि बच्चा श्रीशांत जैसा लग रहा है। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर से कह सकती हूँ कि हर एक का अपना ख्याल होता है। सरोगेटेड है, ये भी लिखा गया बहुत लोगों ने। लेकिन सिंपल से सिंपल कमेंट्स वालों को भी अब्यूज़ करना इन चमचों ने नहीं छोड़ा। अगर आपको कहीं जाहिल फॉलोअर्स की भीड़ देखनी हो ना, तो सब जाके इब्राहिम्स की पोस्ट के नीचे देख लेना। आई जेन्युइनली वांट टू से दिस कि रिगार्डलेस ऑफ आउटर अपीयरेंस, बच्चे का आउटर अपीयरेंस जैसा भी हो, महादेव की कृपा उस पर बनी रहे, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चा अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बने और अपने माँ बाप के साथ वो ना करे जो उनके माँ बाप ने अपने बुज़ुर्गों के साथ किया। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये मेरे व्लॉग्स मेरी इनकम का सोर्स नहीं है, तो इसलिए मुझे डर भी नहीं है कि मेरे कोई फॉलोअर ज़्यादा हैं या नहीं। सच बोलने वाले लोग बहुत कम हैं और सच बोलने में मज़ा ये है अपना अलग, है ना। तो चाहे ये जो ब्लाइंड फॉलोअर्स कितना भी अब्यूज़ करते रहें, कितनी भी गालियाँ बकते रहें, भैया सॉरी, हम तो सच बोलेंगे। कहते हैं ना, इंसान जैसे कर्म करता है उसको ऐसा फल भोगना ही पड़ता है। तो इस नल्ले जनाब ने, याद है कैसे उंगली दिखा दिखा कर लोगों को धमकियां दी थी कि उनको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। जो सच बोलने वाले दूसरे व्लॉग्स के लोग भी, जैसे नेहा फेजिया, उन्होंने कितना सच बताया उनको, और ऐसे कई व्लॉगर्स को इस नल्ले जनाब ने, जुल्फों वाले गुलफाम ने कैसे पानी पी पी कर कोसा था, कैसे धमकियां दी थी, डराया था। याद है ना आपको। और ये मैडम भी कहाँ पीछे रही थी, प्रेगनेंसी के दौरान भी इन मैडम ने आकर लोगों को बुरा भला कहा था। तो फिर नतीजा सामने, ईश्वरीय न्याय बाबू भाई, ईश्वरीय न्याय। ग्लासेस लगाने पड़े, उम्र हो गई है ना, दिख नहीं रहा था। और वैसे बताऊँ मैं आपको, मैं जून में 48th बर्थडे सेलिब्रेट करा है मैंने। जी हाँ, तो आप मुझे सब विश कर सकते हैं। मेरा 48th बर्थडे बहुत महीने पहले जून में चला गया। खैर मैं नहीं बना पाई व्लॉग, सबसे बातें नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, ये वाकई ईश्वरीय न्याय है कि अपनी लुक्स के बल पर इतना ज़्यादा इतराने वाला ये नल्ला जनाब, जुल्फों का झटक झटक के बात करने वाला, दिन रात शीशे में देख देख कर खुद पर ही फिदा होने वाला है ये नल्ला जनाब, एक साधारण शक्ल सूरत वाले बच्चे से नवाजा गया ताकि शायद उसकी सोच बदल जाए कि इंसानी बाहरी रूप, शरीर की खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि उनकी औलाद कहीं से भी उनकी नहीं लग रही। यही सच है भाई। और इसी जनाब के छपरी नुमा हुस्न पर फिदा होकर फैज़ा बेगम ने अपनी पहली शादी के होते हुए इनसे अफेयर किया, सिर्फ शारीरिक सुंदरता देखकर ना, और तथाकथित अपनी पहली बच्ची को भी छोड़ा। तो करमन की गति न्यारी साधो, करमन की गति न्यारी। इस तरह फिजिकल खूबसूरती के पीछे भागने वाले नल्ला नल्ली, इस तरह मटीरियलिस्टिक लोग, उनको इस तरह जवाब दिया है प्रकृति ने एक साधारण शक्ल सूरत के बच्चे को देकर। घमंड करने वाले इसी तरह मुंह के बल गिरते हैं। आसमान की तरफ देखकर थूकने वाले, उनका अपना चेहरा ही गंदा होता है, ये तो सब जानते हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि साधारण बच्चे को साधारण कहने में कैसे हिचक। मेरी भी शक्ल सूरत एक आम इंसान की है, क्या हम साधारण शक्ल सूरत वाले लोगों को जीने का हक नहीं होता? अगर कोई मुझे ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ या माशाअल्लाह, तो क्या मैं बुरा मान जाऊँ? नहीं, इंसान की ये बाहरी सुंदरता सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस है। लेकिन अगर हम कुछ सच कहना चाहें तो उसके लिए हमें इतना डरना नहीं चाहिए। आजकल तो हर चीज़ ही इतनी हाइप हो गई है कि आप कुछ भी कहें तो अरे रेसिस्ट है, अगर कुछ और कह दे तो अरे ये बुरा मान जाएगा इंसान। अपने शब्दों को पोलाइटली तरीके से रखना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि झूठ को शक्कर में लपेट लपेट के बोलो। और बच्चे को 3 महीने तक पर्दे पे रखने का जो ये इनका ड्रामा था, उसका क्या चक्कर है? क्या जेन्युइनली नज़र लगने का डर था इनको, या फिर हाइप क्रिएट करने का पुराना तरीका? हाँ, 3 महीने तक। सुन ले सारे ब्लाइंड फॉलोअर्स जो इनके पीछे झगड़ा करने आ जाते हैं, 3 महीने तक इन्होंने अपने बच्चे का मुंह छुपाया सिर्फ इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स से। अरे
आप लोग तो उनकी सबसे बड़ी फैमिली है ना? लेकिन आपको भी उन्होंने 3 महीने तक मुंह नहीं दिखाया। उन्हें डर था कि आप लोगों की नजर न लग जाए उनको। तो जिन लोगों ने नजर लगानी है वो क्या 3 महीने बाद नहीं लगा सकते? ये क्या फिलॉसफी है भाई इनकी? वैसे कमाल की बात है, फैजा बेगम की बात है, फैजा बेगम ही जाने तब नजर नहीं लगी थी जब बच्चा कुछ दिनों का ही था और फैजा बेगम उनको होटल में डिनर कराने ले गई थी पूरे खानदान के साथ, तब नजर नहीं लगी थी। तब कहाँ गया था 3 महीने का पर्दा? और बड़ों का कहना, क्या होटल में सारे अंधे थे? हाइप क्रिएट करके सब ये नोट छापने की कला है और इस कला में नल्ला नल्ली दोनों ही एक्सपर्ट है। और बच्चे की पहली आउटिंग जब लेकर गई है फैजा बेगम और नल्ला छपरी, तो कहाँ? नॉर्मल लोग अपने बच्चे को जब पहली बार अपने घर से लेके जाते हैं उसके जन्म के बाद, तो सबसे पहले किसी धार्मिक जगह या अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास, उनके घर जैसे कि मैडम के पिता के घर या कहीं भी दरगाह, गुरुद्वारा, मंदिर या कोई भी ऐसी पावन पवित्र जगह जहाँ पर आशीर्वाद लिया जा सके, वहाँ लेके जाते हैं नॉर्मल, हम जैसे नॉर्मल गरीब लोग। लेकिन ये तो बात कर रहे हैं हम महान फैजा बेगम और उनके उनसे भी ज्यादा महान नल्ले जुल्फों वाले गुलफाम की। वो अपने बच्चे को पहली बार घर से बाहर कहाँ लेके गए? फर्स्ट बेबी शॉपिंग ट्रिप। अरे ये फैजा बेगम शॉपिंग ही तो लेकर जाएगी अपने बच्चे को। हम लोगों में एक रिवाज है, हम हिंदुस्तानी में ज्यादातर घरों में ये रिवाज होता है कि जब बच्चा होता है, बच्चा थोड़ा सा कुछ दिनों का हो जाता है, तो घर के जो सबसे ज्यादा संस्कारी, सबसे ज्यादा अच्छे विचारों वाले कोई भी सदस्य होते हैं, वो बच्चे के मुंह में शहद के 2 बूंद डालते हैं। इसे कहते हैं गुड़ती, यानी कि ये उम्मीद की जाती है कि उस इंसान के अच्छे गुण, अच्छा व्यवहार, अच्छी सोच उस बच्चे में भी आ जाए। एक बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है। वो अपनी माँ से सीखता है, जो भी कुछ सीखता है उसकी माँ देती है उसको उसकी पहली गुड़ती। एक माँ ही होती है जो कि अपने बच्चे में एक संस्कार के बीज डालती है जबकि वो बहुत छोटा होता है तब से। और हमारी फैजा बेगम के पास क्या है? ये पहला लेसन दिया फैजा बेगम ने अपने बच्चे को शॉपिंग का। जो होगा खुद के पास वही तो सिखाएगी अपनी औलाद को, वही तो शिक्षा देगी। ऐसी मटेरियलिस्टिक खोखली औरत, ना सिंप्लिसिटी ना कोई गहराई, तो और क्या शिक्षा देगी ये? क्या आपने नोटिस किया, जनाब ने बहुत हल्की सी आवाज में ये कहा कि बच्चे का खतना भी हो गया है, वो ठीक है। अरे इतनी बड़ी बात इतनी दबी छुपी जुबान में क्यों? आपको तो हिंदू फॉलोअर्स भी चाहिए और मुस्लिम फॉलोअर्स भी चाहिए, दोनों के जज्बातों से खेलना है। आपको पता है कि दबी जुबान में कहाँ बात करनी है और मामला उछालना कहाँ पर है। हम सब जानते हैं आपके तौर तरीके। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि अपने बच्चे को पहली बार लेकर भी गए तो कहाँ, ना किसी से आशीर्वाद दिलवाने, ना अपने बड़े बुजुर्गों के घर, ना अपने बच्चे को लेकर गई अपने उनके नाना के घर यानी कि अपने पिता के घर, वहां भी लेकर नहीं गई। कहाँ लेकर गई? शॉपिंग करने लेकर गई। खोखली जीवन शैली का गुरु मंत्र दे रही है ये औरत अपनी संतान को, और इससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? इस औरत का तो सारा कुनबा ही एक बिल्डिंग में बसा हुआ है। अपने बच्चे को नाना के घर कहाँ लेके जाएगी आशीर्वाद दिलवाने? आज तक अपने नल्ले मियाँ को ना ले जा सकी वो अपने माता पिता के घर, हाँ तो कहाँ ले जाने देगा उसको, उस बच्चे को? तो ये औकात है फैजा बेगम की। घर में बच्चा होना ये सबसे बड़ी खुशी होती है, इसमें कई रिश्ते जुड़ जाते हैं, कई लोग जो टूटे हुए होते हैं रिश्तों से वो जुड़ जाते हैं। लेकिन देख लीजिए, फैजा बेगम की मायके की तरफ से किसी ने भी इसको मुंह नहीं लगाया। बच्चे को मिलने फैजा की तरफ से कौन आया सिवाय उसके माँ बाप के? लेकिन इस औरत ने किस तरह अपने परिवार के लोगों से रिश्ता बना के नहीं रखा कि उसकी अपनी खुद की बहनें उसकी संतान को देखने नहीं आई। कभी भी फैजा बेगम के माँ की तरफ के लोगों को यानी कि नाना नानी को, फैजा बेगम के नाना नानी, फैजा बेगम के मामा मामी, उसके कोई भी रिश्तेदार कभी भी इसके पास आते नजर नहीं आए, कभी इसको मुंह नहीं लगाया। तो पता चलता है कि कैसा सेक्युलर खानदान है, पता चलता है कि इसने अपने मियाँ को क्या क्या सैक्रिफाइस देके खरीद रखा है। जो औरत खुद अपनी रूट्स नहीं संभाल सकती, जो अपने नाना नानी, अपने दादा दादी, मामा मामी, कोई मासी बुआ, किसी भी रिश्ते को आज तक संभाल कर नहीं रख पाई, कभी किसी ने इसके घर पे कदम नहीं रखा, तो ये क्या असल में है? ये तो आप सबको पता चल ही रहा होगा, है ना? दूसरों को जो लेक्चर देती है ये, वो बस उसमें ही माहिर है, मुंह बना बना के, ऐसे उंगलियां दिखा दिखा के दूसरों को ही बता सकती है रिश्तों की अहमियत। खुद के रिश्तों को तो इसने भाड़ में झोंक रखा है। मैडम ने शीतल और धर्मदादा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस कहावत पर 100% सही उतरती है। अरे रिश्ते तो छोड़िए, अपना मियाँ भी इसने खरीद रखा है। अभी रिसेंटली फोन दिलवाया था ना, हर साल फोन दिलवाती है, जैसे मैंने कहा था ना, अपने टटपूंजे रिश्तेदारों को तो सस्ते सूटों में वो टरका देती है, लेकिन अपने मियाँ को तो भैया उसको आईफोन देख के ही अपने हिस्से में रखना पड़ता है ना? वरना कहाँ आएगा काबू ये जुल्फों वाला गुलफाम, उड़ नहीं जाएगा।
टाइम टू टाइम मैडम अपने इस नल्ले मियाँ को जो खरीद के रखा हुआ है उसका इंस्टॉलमेंट चुकाती रहती है, ऐसे महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर, ताकि हाथ से ना निकल जाए। खरीदा हुआ दूल्हा और इनसिक्योरिटी की वजह से खरीदा हुआ कुनबा। इस लो सेल्फ एस्टीम वाली फैज़ा बेगम ने अपने सभी रिश्तों के गले में पैसों का पट्टा डाल के पालतू बना रखा है। जब जिसको टाइम देती है, अपॉइंटमेंट देती है, वो ही बस आ सकता है उसके घर में उसके बच्चे को देखने। मजा ना कोई बिना अपॉइंटमेंट के आ टपके। यहाँ तक कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली शर्मीली दादी भी डर डर के बच्चे को छूती है। और बेटी खाला को तो वो इतना भी नहीं समझती कि कभी बच्चे को उसकी गोद में देखे। कभी आपने देखा है कि इस नवजात शिशु को, इस बच्चे को कभी भी उसकी बेटी खाला, जो कि इतना कुछ करती थी उसके लिए, या करती है शायद अब भी, या बहुत कुछ कर भी चुकी है, उसके गोद में भी बच्चा कभी नहीं देती। तो बेटी खाला सिर्फ उसको दूर से देख सकती है, बस इतनी इजाजत है भाई। छू कर बच्चे को मैला थोड़ी कर सकती है, इतना गुरूर। तो हाँ, आज मैंने आपसे जो जल्दी जल्दी बातें करनी थी, जो कि मेरे दिल में बहुत दिनों से घूम रही थी। अभी और भी बहुत सी बातें हैं। सी सेक्शन के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो क्या चक्कर है कि बच्चा ना माँ की तरह दिखता है ना बाप की तरह दिखता है, तो क्या हो सकता है। तो हाँ, मैं आपसे अभी बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से इस ब्लॉग को एडिट करके आपके पास भेज दूँ। उसके बाद हम बात करेंगे सी सेक्शन की, और बच्चा क्यों नहीं दिखता माँ बाप की तरह, क्या हो सकता है। तो जरा हम जाएंगे, थोड़ा गहरे छलांग लगाएंगे और बातें करेंगे। मैं आऊंगी जल्दी आपसे मिलने। तब तक मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, सच बोलने का मतलब ये नहीं कि हम कड़वा बोल रहे हैं। सच सुनने में कड़वा इसलिए लग सकता है क्योंकि अगर उसमें कड़वाहट हो ज़िंदगी में तो खैर, जो भी जिसने कहना है वो कहे, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। प्लीज़ आप मुझे मैसेजेस करें मुझे माफ़ भी करें, मैं बहुत दिनों बाद आई, लेकिन जेन्युइनली मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने आप सबको बहुत मिस किया। आप सबके मैसेजेस को पढ़ने के लिए मेरा बहुत दिल बेकरार है। तो जल्दी मिलती मैं आके, तब तक रखिए अपना ख्याल और एक दूजे का भी। सच बोलने से पीछे ना हटें, झूठ बोलने वालों की लगाएं वॉट मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी। नमस्कार।